Good morning, all of you. Yes, सबने वर्क कंप्लीट कर लिया अपना। चैप्टर 4 की मैंने एक्सरसाइज दी थी, कॉपी वाली। और आज मैं सेंड करूंगी आपको बुक वाली एक्सरसाइज। बुक में जो है एक मैच द फॉलोइंग और एक टिक द करेक्ट आंसर है। तो टिक द करेक्ट आंसर तो कॉपी में करना मत, मैच द फॉलोइंग करना, सामने सामने सही आंसर लिखकर। ओके, समझ में आ गया ना? अब ये कंटेंट्स वाला एक बार पेज निकालो सर। All of you take out this page contents। और इसमें सब अपने मार्क कर लेना जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं। हमने चैप्टर 1 से 8 तक पूरे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 1 to 8 हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, बस केवल चैप्टर 4 का वर्क वर्क बाकी है। वो मैं जो है अब सेंड कर रही हूँ। एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज सेंड कर चुकी हूँ, आज सेकंड दूसरी और एक्सरसाइज है वो सेंड करूंगी, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन आंसर से सेंड करूंगी। ओके, तो फिर ये हमारी चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम और ये मैंने प्रैक्टिस पेपर ये कॉपी में करने की जरूरत नहीं, केवल बुक में ही कंप्लीट करना। जिसने भी नहीं करे वो अपने आप फाइंड करना बुक में और अपने आप ही करना। वो वाली टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो मैं सेंड नहीं करूंगी। हाँ, नाउ अब आज निकालो आप चैप्टर 9 मोर अबाउट क्लोथ्स। लगभग ये हमारा हाफ ईयरली तक का आधा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 मोर अबाउट क्लोथ्स, पेज नंबर 73। और ये यश, जरा टाइपिंग में दिमाग कम। ये बार बार यस मैम यस मैम यस मैम क्यों कर रहे हो, लिख रहे हो? बस एक बार काफी है। फालतू का मोबाइल से खेल नहीं करो बार बार टाइप करके कुछ भी। टेक आउट पेज नंबर 73। वी स्टार्ट अवर चैप्टर मोर अबाउट क्लोथ्स। मोर अबाउट क्लोथ्स का मतलब क्लोथ्स के बारे में, कि क्लोथ्स कैसे बनता है और क्लोथ्स का क्या यूज आता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बहुत इजी चैप्टर है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। हाँ, सबने ओपन कर लिया ना पेज 73। नाउ द द थ्री बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। अच्छा, मैं क्लियर दिखाई दे रही हूँ और बोर्ड इज ऑल्सो क्लियर, माई वॉइस इज ऑल्सो क्लियर। नीरजा, कृतिका, रितिमा टाइप करके बताओ जरा, मैं क्लियर हूँ, वॉइस मेरी क्लियर है? हाँ, यस। ओके कृतिका, नीरजा। The three basic need of human beings are food, shelter and clothes। चैप्टर 9 है। मोहित, कहाँ रहते हो? क्यों थोड़ा सा लेट समझ में आता है क्या आपके? अभी 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं, बोर्ड पे तक लिखा हुआ है चैप्टर 9। The three basic need of human beings are food, shelter and clothes। ह्यूमन बींग्स की ये 3 मेन बेसिक नीड होती हैं, एक तो फूड, एक शेल्टर रहने की जगह, और एक क्लोथ्स। विदाउट फूड वी कैनॉट सर्वाइव, whereas shelter and clothes protect us from changing weather condition and many other things। फूड के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, और शेल्टर और क्लोथ्स जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं बदलते मौसम से, और भी काफी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ क्लोथ्स आवर नीड। अब क्लोथ्स हमारे को क्यों जरूरी है? पीपुल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री and the world wear different types of clothes depending upon the weather condition and the culture। जो लोग अलग अलग कंट्री में रहते हैं, वर्ल्ड में जो है अलग अलग कंट्रीज में और पूरे वर्ल्ड में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं वहां। और किस पे डिपेंड करता है ड्रेसेस का? कि वहां के वेदर कंडीशन पे, कि किस टाइप का वेदर है और वहां का कल्चर क्या है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट।
क्लोथ हमें काय से प्रोटेक्ट करते हैं, एक तो कोल्ड से, सर्दियों से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि कोल्ड से ही हम अपनी जो है क्लोथ से हम कोल्ड नहीं लगता हमको, जो है हम वुलन क्लोथ पहन लेते हैं। तो हीट में भी क्लोथ प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर आप नंगे बदन अगर सूरज के नीचे चले जाओगे तो आपकी स्किन जल जाएगी, तो हीट से भी प्रोटेक्ट करते हैं क्लोथ्स। रेन, बारिश से भी, तो बारिश में हम अगर नंगे बदन चले जाएं तो बारिश की बूंदें भी हमारे जो है चुभेंगी, और अगर रेन कोट वगैरह है तो रेन कोट भी हमको प्रोटेक्ट करेगा रेन से, हमारे कपड़े गीले नहीं होंगे। डस्ट, धूल मिट्टी, जिससे कि हमारी बॉडी पे डायरेक्ट धूल मिट्टी ना आए, तो क्लोथ उनको प्रोटेक्ट कर ले। क्लोथ गंदे हो जाते हैं तो वॉश हो जाते हैं। और इंसेक्ट से, अगर हम कपड़े ठीक से पहने रहेंगे तो हमको इंसेक्ट भी नहीं खाएंगे। We wear woolen clothes in winter to protect ourselves from cold. जो वुलन क्लोथ्स हैं वो हमको विंटर में प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से। In summer we wear light cotton clothes which absorb sweat and protect us from heat of the sun. और गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि और लाइट कलर के क्लोथ्स से हमें कम गर्मी लगती है। और दूसरे कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि स्वेट जो है वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। मतलब अगर हमारा हैंकी है तो हैंकी कॉटन का ही बना होता है, तो हम अपना पसीना जब पहुंचते हैं तो कॉटन क्लोथ से इजिली पूछ जाता है पसीना। अगर आप सिंथेटिक क्लोथ से अपना स्वेट पहुंचोगे तो वो नहीं पूछेगा ठीक से, इसलिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि स्वेट इजिली एब्जॉर्ब हो जाए कपड़े में। और जो है हम लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर क्लोथ्स जो है हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, और जो है हमें कम गर्मी लगती है लाइट कलर क्लोथ्स। अगर डार्क कलर क्लोथ्स पहन लेंगे तो हमें गर्मी ज्यादा लगेगी। वी वेयर रेन कोट व्हेन वी गो आउट इन द रेन। और जब हम बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं तो हम रेन कोट पहनते हैं जिससे हम बारिश से बचे रहे, क्योंकि हम गीले कपड़े अगर हम हो जाएंगे तो हम बहुत देर तक नहीं रह सकते गीले कपड़े में, हमको कोल्ड भी हो जाएगा, जुकाम खांसी भी हो जाएगी। इसलिए रेन कोट हमको प्रोटेक्ट करता है रेन से रेन कोट। ए रेन कोट इज मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल। और रेन कोट किस मटेरियल से बना होता है? वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, सिंथेटिक क्लोथ होता है, जिससे कि जो अम्ब्रेला होता है वो वाटरप्रूफ मटेरियल का होता है कि अंदर जो है पानी नहीं आता उसके, thereby protecting us from rain। और इस तरह हमको बारिश से बचाता है। रेन कोट का मटेरियल भी वाटरप्रूफ मटेरियल से बना होता है, जिससे कि बारिश का पानी अंदर तक नहीं जाता और हमारे अंदर के कपड़े गीले नहीं होते। Our clothes protect us from dust and insect bites too। और हमारे कपड़े धूल से भी हमको बचाते हैं और इंसेक्ट बाइट और मच्छरों के काटने से भी बचाते हैं। We know that air around us contain dust। हम सबको मालूम है कि जो भी हमारे आसपास में एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। This dust settle on our clothes। और ये डस्ट जो है उड़ती उड़ती हमारे क्लोथ्स पे जमा हो जाती है। We can see it on the collar and cuff of our shirt and other clothes। और वो हम डस्ट जो है, मिट्टी और गंदगी जो है हम अपने इजिली हमारी शर्ट के कॉलर पे और कफ पे देख सकते हैं। यहाँ कॉलर पे कितनी काली कॉलर हो जाती है हमारी, एक दिन हम कोई शर्ट पहन लेते हैं तो, और यहाँ एक कफ होते हैं वो भी सब गंदे हो जाते हैं। Thus our cloth may form a protective layer between dust and our body। तो क्लोथ जो है हमारी बॉडी और जो है डस्ट के बीच एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। जो डस्ट कपड़ों में ही रुक जाती है, हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। सिमिलरली दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट बाइट। और इसी तरह से ही वो मच्छरों से और दूसरे कीड़ों से भी हमको बचाते हैं। तो ये इसलिए हमारे क्लोथ्स पहनना बहुत जरूरी होता है। तो अब ये आप पिक्चर्स में देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स दिए हैं यहाँ पर। विंटर के क्लोथ्स दिए हैं कि विंटर में किस तरह के स्वेटर, मफलर्स ये सब पहने जाते हैं। समर में शर्ट और ये कॉटन की फ्रॉक इस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। और रेनी सीजन में ये रेन कोट दिया है कि वाटरप्रूफ मटेरियल का, जो कि रेन में हम इनको पहनते हैं। In ancient time, people used to cover their body with barks and big leaves of tree or animal skin and fur। जब कपड़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग बाग नहीं जानते थे कि कपड़े कैसे बनते हैं, तो उस समय पुराने जमाने में लोग अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे? विथ बार्क्स,
पेड़ों की छाल से और बिग लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियों से अपने आप को कवर कर लेते थे। और एनिमल्स स्किन, और जानवर को मार के उसकी स्किन से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। और फर्स, जो फर वाले एनिमल है उनकी जो फर्स है उनकी उनसे अपनी बॉडी की रक्षा करते थे। Gradually, they learned to make fabric from fibers and stitch them into various type of dresses. Gradually का मतलब फिर धीरे धीरे वो फैब्रिक के बारे में जानने लग गए कि फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक माने कपड़ा क्या होता है। और फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर्स होते हैं थ्रेड, फाइबर्स, थ्रेड से फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, ये सब वो धीरे धीरे फिर जान गए। और स्टिच देम इनटू वेरियस टाइप ऑफ ड्रेस, और फिर कपड़े को अलग अलग तरह से सिलकर अपनी ड्रेसेस बनाने लग गए। नाउ टर्न द पेज, पेज 74, फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। अब फाइबर्स क्या होते हैं और वो कितने तरह के होते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट द क्लोथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। हम सभी जानते हैं कि जो क्लोथ है वो थ्रेड से मिलकर, फाइबर्स से मिलकर बना हुआ है। जब बहुत सारे फाइबर्स को स्टिच किया जाता है आपस में फैक्ट्रीज में, तो वो जो है फैब्रिक बनता है। और फैब्रिक को फिर टेलर लोग कटिंग करके अलग अलग तरह के कपड़े जोड़कर और वो ड्रेस बनाते हैं। तो फैब्रिक तो हो गया कपड़ा, और फाइबर हो गया थ्रेड, जिससे कि वो फैब्रिक बना। मैनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक यार्न्स। जब बहुत सारे फाइबर्स एक साथ ट्विस्ट किए जाते हैं तो यार्न बनता है। और दिस यार्न मेक फैब्रिक। यार्न को इस तरह से समझ लो आप, ध्यान से ऊन को देखना कभी। ऊन मतलब वो हो गया यार्न, और उसको देखो आप कितने तरह के फाइबर्स उसमें ट्विस्टेड है, अलग अलग तरह के वो जो थ्रेड है वो उसमें ट्विस्टेड है, आपस में जुड़े हुए मिले हुए हैं। तो इससे मिलकर यार्न बनता है। तो बहुत सारे फैब्रिक से मिलकर यार्न बनता है, और यार्न से जो है क्लोथ बनता है। दिस यार्न्स मेक फैब्रिक। One or more fabric are then stitched together to make different clothes. और एक से ज्यादा फैब्रिक मिलकर जो है अलग अलग कपड़े बनाते हैं। जैसे अब आप अपने स्कूल की ही ड्रेस देख लो, स्कूल की ड्रेस में आपके कॉलर पर ब्लू कलर की कॉलर है और यहाँ पर येलो कलर की है, तो दो तरह के फैब्रिक जुड़ गए ना, ब्लू और येलो, इससे मिलकर आपकी ड्रेस बन गई। तो दो से ज्यादा फैब्रिक मिलकर जो है वो आपकी ड्रेस बन जाती है। Now, fibers are of two types, natural and synthetic fibers. Fibers जो है वो दो तरह के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो है नेचुरल फाइबर्स, और सेकंड पे है सिंथेटिक फाइबर्स। ये दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर, अब हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल फाइबर क्या होता है। As the name suggests, the fibers obtained from nature are called natural fiber. जो फाइबर नेचर से, प्रकृति से, इस हमें अपने आसपास से मिले हैं वो कहलाते हैं नेचुरल फाइबर्स। These fibers are obtained from either plants or animals. और ये हमें या तो प्लांट से मिलकर बने हैं और या फिर एनिमल्स से मिलकर बने। ये फाइबर्स हमको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर जो हमें मिलता है वो कहलाता है नेचुरल फाइबर, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरल थिंग है, तो इनसे जो फाइबर मिलेगा वो नेचुरल फाइबर होगा। तो कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर प्लांट फाइबर। और प्लांट से हमें क्या क्या कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं। एक तो कॉटन का फाइबर मिलता है, कॉटन का एक प्लांट होता है जिससे कॉटन का धागा मिलता है हमको, और फिर वो धागा बनाया जाता है। फिर धागे से जो है यार्न बनाया जाता है, यार्न से फिर जो है वो फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा, और फिर टेलर के जाता है कपड़ा, और टेलर उसको कटिंग करके टू कलर्स को मिला के, टू फैब्रिक को मिला के कोई ड्रेस तैयार करता है। और एक नेचुरल फाइबर है हमारा फ्लैक्स, वो भी हमको उसका एक प्लांट होता है तो उससे मिलता है। और एक होता है हेम्प, तो वो भी प्लांट फाइबर है। तो ये हमारे चार तरह के नेचुरल फाइबर है। एक तो कॉटन, जूट, फ्लैक्स और हेम्प, ये हो गए हमारे प्लांट फाइबर जो हमें
प्लांट से मिलकर बने। ऑन द अदर हैंड वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। और एनिमल फाइबर्स हमें हम क्या मिलता है हमको एनिमल से? वूल मिलता है, एक जो शीप का होता है या कोई और एनिमल में जो वूल होते हैं, तो उनसे वूल मिलता है, उससे हम गर्म कपड़े बनाते हैं। हाँ यश, पेज नंबर 74। एंड सिल्क आर द एनिमल फाइबर। और सिल्क भी जो है वो भी एक एनिमल फाइबर है, क्योंकि वो एक इंसेक्ट से हमें मिलता है। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा मैत्री। तो ये अब आपको समझ में आ गया नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर वो है द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर नेचर। और नेचर में ये ऑब्टेन होते हैं फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। प्लांट से हमको कॉटन का फाइबर मिलता है, जूट, जूट सबने देखा, रस्सी जिससे भी कोई भी चीज बांधने के काम आती है, ब्राउन से कलर की होती है, जिससे बोरी वगैरह भी बनती है, तो वो जूट होता है। तो जूट का भी पेड़ होता है जिससे कि जूट बैग्स वगैरह और ये सब चीजें बनती है। तो जूट भी हमको प्लांट से मिलता है। फ्लैक्स से एक चीज होती है, वो भी हमको प्लांट से मिलती है। और एक हेम्प होता है, वो फाइबर भी हमको प्लांट से ही मिलता है। नहीं बेटा पॉलिस्टर नहीं है प्लांट से मिलने वाला, गुंजन। नो, पॉलिस्टर इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। पॉलिस्टर आपका सिंथेटिक फाइबर में आएगा, वो मैन मेड फाइबर होगा, पॉलिस्टर नहीं होता। केवल कॉटन, जूट, फ्लेक्स और हेम्प ये होते हैं कॉटन के फाइबर्स। ये प्लांट फाइबर। और वूल और सिल्क ये होते हैं हमारे एनिमल फाइबर। तो ये सारे हो गए आपके नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। अब आप ये ड्रेसेस देखो, ड्रेस मेड ऑफ कॉटन, ये कॉटन की फ्रॉक है। टॉप मेड ऑफ हेम्प, एक हेम्प भी मटेरियल होता है जिससे ये टॉपर बना हुआ है। स्वेटर मेड ऑफ वूल, ये वूल से स्वेटर बना हुआ है, ये हमको शीप से, याक से ये सब वूल मिलते हैं। साड़ी मेड ऑफ सिल्क, सिल्क की साड़ीज होती है, जो कि सिल्क हमको इंसेक्ट से मिलकर, इंसेक्ट से सिल्क मिलता है। तो इंसेक्ट सिल्क का फाइबर मिलता है, फिर फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक से ड्रेस बनती है। इस तरह से देखो, सबसे पहले फाइबर, और फिर फाइबर से बना यार्न, और यार्न से बना फैब्रिक, और फैब्रिक से बनी ड्रेस। ओके ऑल ऑफ यू? हाँ गुड मॉर्निंग बेटा अभी का। नाउ नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ेंगे। या अभी हमने जो पढ़ लिया कि द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, जो नेचर से मिला वो नेचुरल फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर्स एंड डू नॉट ऑकर इन नेचर। नेचर से हमें नहीं मिलता है, नेचर में हमें दिखाई, ऑकर माने दिखाई देना, नहीं दिखाई देता सिंथेटिक फाइबर। ये मैन मेड फाइबर है, आदमी ने खुद ने इस फाइबर को बनाया है। नायलॉन, रेयन, लाइक्रा एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और ये नायलॉन, जिसके आपके सॉक्स आप पहनते हो, जो खिंचने वाला मटेरियल होता है, वो नायलॉन, ये आपका मैनमेड फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। और रेयन, रेयन भी सिंथेटिक फाइबर होता है, जिसके कुर्तीस वगैरह बनती हैं और कपड़ा। और लाइक्रा, ये लाइक्रा भी जिसकी आपकी ये लेगिंग्स वगैरह होती है, वो लाइक्रा वाला कपड़ा होता है। और पॉलिस्टर, जिसकी पॉलिस्टर मीन्स चिकना चिकना जो कपड़ा होता है, और जो साड़ीज भी जो थोड़ी सी चिकनी चिकनी होती हैं, वो जो होती हैं वो पॉलिस्टर फाइबर होता है। और ये मैनमेड फाइबर होता है, ये नेचर से हमें नहीं मिलता। These are prepared artificially and possess various qualities। और ये आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, और ये इसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। अब क्या क्वालिटीज होती हैं इनमें सिंथेटिक फाइबर में? ये यशवर्धन बार बार क्या भेजे जा रहे हो ये? हाँ, टाइपिंग में ही दिमाग लगा रहे हो या सुन भी रहे हो? क्या बार बार ये इमोजी से काई की भेजे जा रहे हो? ये मोबाइल को क्या खिलौना समझ रहे हो या कोई काम की चीज की जिससे हमको क्लास लेनी है? फालतू की चीजें कोई टाइप नहीं करो, कुछ भी सेंड करना। आपको अभी सुनना है, ये कहीं आइसक्रीम भेज रहे हो, कहीं कुछ भेज रहे हो, कोई टाइप नहीं करोगे अभी आप कुछ भी। दे आर वाटरप्रूफ, स्ट्रेचेबल एंड रिंकल फ्री एक्सेट्रा। तो इनमें ये सिंथेटिक फाइबर में ये क्वालिटीज होती हैं कि ये
वाटर प्रूफ होते हैं। वाटर प्रूफ का मतलब पानी को एब्जॉर्ब जल्दी से नहीं करते हैं, गीले नहीं होते। अब कुछ कपड़े जैसे होते हैं गीले होते हैं तो फटाफट सूख भी जाते हैं। जैसे रेनकोट वाला मटेरियल वाटर प्रूफ है, उस पर पानी फिसल जाता है नीचे और वो गीला नहीं होता है। और स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल खींचने लायक होते हैं, कि मतलब जैसे आप नायलॉन के सॉक्स पहनते हो खींचते हैं, वो स्ट्रेचेबल होते हैं। और रिंकल फ्री, रिंकल फ्री मतलब उसमें सलें ज्यादा नहीं पड़ती। जितनी कॉटन के क्लोथ्स में सलें पड़ती हैं उतनी सिंथेटिक क्लोथ्स में सलें नहीं पड़ती। कॉटन के क्लोथ्स तो इस तरह से होते हैं। ओके, ओके नेहा, न्यू स्टूडेंट, ओके। हाँ, टेक आउट पेज नंबर 74। बुक है नेहा आपके पास? अगर बुक है आपके पास तो आप पेज नंबर 74 निकाल लेना। तो कॉटन के क्लोथ्स बिना आयरन करे हम नहीं पहन सकते, खूब सारी सले हो जाती हैं उसमें। लेकिन जो है सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं उनमें सले नहीं पड़ती। अब आप ये देखो, ये सबको मेरी ये कुर्ता नजर आ रहा है ना, तो ये कुर्ता तो है कॉटन का। अब इसमें देखो कितनी सारी सले पड़ गई। अब ये मैं बिना आयरन के पहन नहीं सकती, इसको अच्छा नहीं लगेगा पहनना। और जब ये चुन्नी है ये सिंथेटिक कपड़े की है। अब इसको तो मैंने प्रेस भी नहीं करी तो भी मैंने पहन रखी है, और इसमें सले भी नहीं दिख रही। तो ये रिंकल फ्री भी है और स्ट्रेचेबल, खिंचती भी है ये थोड़ी सी, ये चाहे कम खिंचती है, लेकिन और जो कपड़े होते हैं नायलॉन वगैरह वो स्ट्रेचेबल भी होते हैं, खिंचते हैं और वाटर प्रूफ होते हैं, मतलब उनमें पानी अंदर नहीं जा सकता। कॉटन के कपड़े जल्दी से गीले भी हो जाते हैं और उनमें ज्यादा सले पड़ती हैं, और जो है उनको बिना आयरन के हम नहीं पहन सकते। तो फिर भी कॉटन के कपड़े अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उस समय हमें गर्मी नहीं लगती, वो फायर इजिली कैच नहीं करते। जबकि सिंथेटिक क्लोथ्स फायर इजिली कैच कर देते हैं। अब अगर मैं गैस पे काम करूं, एक जरासी सी भी गैस के आग के पास चली जाए तो फौरन आग पकड़ सकती है, जबकि जो कॉटन क्लोथ्स है वो जल्दी से आग नहीं पकड़ता। सिंथेटिक, अब ये तो इसकी क्वालिटीज हो गई कि ये वाटर प्रूफ होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं और रिंकल फ्री होते हैं। और अब सिंथेटिक फाइबर्स हैव देयर ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब उनमें क्या क्या बुराई भी है, ड्रॉबैक क्या है उनके। दे डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट। अगर आप ये पसीना पहुंचना चाहोगे तो सिंथेटिक क्लोथ से नहीं पूछेगा पसीना। एज दे आर वाटर प्रूफ, क्योंकि वो वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करते हैं। एंड दे कैच फायर इजिली, और वो जल्दी से आग भी पकड़ते हैं। अब अगर मैं चाहूंगी कि अपने ये मुंह पे मेरे पसीना आ रहा है तो मैं चुन्नी से पोंछ लूं, तो मेरे से चुन्नी से इजिली नहीं पूछेगा पसीना जितना कॉटन के एक हैंकी से पूछेगा। और प्लस ये फायर भी जल्दी से कैच करेगी ये मेरी चुन्नी। तो सिंथेटिक क्लॉथ्स में अगर कुछ क्वालिटीज भी है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी है। क्वालिटीज मतलब अच्छे गुण, और ड्रॉबैक का मतलब उनमें कोई जो अवगुण है, खराब गुण है, वो ये है कि वो आग जल्दी पकड़ते हैं और दे डू नॉट एब्सॉर्ब वाटर, वो स्वेट एब्सॉर्ब, पसीना एब्सॉर्ब जल्दी से नहीं करते। नाउ नेक्स्ट है, वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द कल्चर ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द क्लोथ्स वर्न बाय हिम। और क्लोथ्स का एक और क्या पहचान है कि वो लोगों की पहचान बता देता है कपड़ा, कि ये इनका क्या कल्चर है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कल्चर होते हैं, तो हम उनके क्लोथ पहनने से ही पहचान जाते हैं कि ये कौन से स्टेट का है। सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम हिज क्लोथ। और हम इसी तरह से उनके हाँ यस मैत्री, और हम इनके जॉब को तक पहचान सकते हैं कपड़ों से। जैसे कि अब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो आप इजिली पहचानने में आ जाओगे कि यू आर ए स्टूडेंट। और अगर आप हॉस्पिटल गए हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि डॉक्टर कौन है, तो आप उनके व्हाइट कोट से ही आइडेंटिफाई करोगे ना कि दिस इज ए डॉक्टर। वरना तो कई सारे घूम रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन है डॉक्टर। तो और नर्स अगर व्हाइट वाली वो पहनी है ड्रेस और वो सिर पे वो लगाई हुई है तो आप इजिली पहचान लोगे कि ये नर्स है। व्हाइट कोट जो पहना होगा उससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो है डॉक्टर है। अगर कोर्ट में जाओगे तो आप ब्लैक कलर का कोट जो पहना होगा उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये एक लॉयर है। तो क्लोथ से जो है हम उनके प्रोफेशन के बारे में भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो स्कूल में भी यूनिफॉर्म क्यों होती है? स्कूल में भी यूनिफॉर्म इसलिए होती है कि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हमारी स्कूल का बच्चा है। और अलग अलग स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म क्यों होती है? जिससे कि वो पहचाना जा सके कि कहीं एक जगह पे आप मान लो पिकनिक मनाने एक जगह पे
दो तीन स्कूल आ गए, तो अब सब टीचर्स एकदम से तो सारे बच्चों को नहीं पहचानती, लेकिन वो आपकी यूनिफॉर्म से तो पहचान जाएंगे कि ये हमारे ब्लू स्टार स्कूल का बच्चा है, कि आप जो है येलो कलर की शर्ट पहने हो, ब्लू ट्राउजर पहने हो, तो आपको पहचान ले कि ये आप ब्लू स्टार के बच्चे हैं। तो हम उनको एक्स्ट्रा केयर दे सकें कि जब कलेक्ट करना हो तो हम अपने बच्चों को कलेक्ट कर सकें, तो इसलिए जो है बच्चों की यूनिफॉर्म होती है स्कूल की। और इसलिए आपसे पिकनिक के समय ये भी ये कहा जाता है कि आपको स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आना है। अगर सब बच्चे कलर ड्रेस पहन आएंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे स्कूल का बच्चा है या नहीं? स्कूल से या यूनिफॉर्म से ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये इस स्कूल का बच्चा है। नाउ अब नेक्स्ट पेज निकालो, क्लोथ्स एंड कल्चर। अब क्लोथ और कल्चर के बारे में, पीपुल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस दे लिव। जो लोग बाग हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, कि क्या उनका ट्रेडिशन है उस स्टेट का किस तरह के। अब इसमें हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कौन सी जगह पर किस टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं। For example, people of Jammu and Kashmir wear a thick long dress called firan। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो लोग कपड़े पहनते हैं। एक फिरन उनकी एक लॉन्ग ड्रेस होती है जो कि थिक होती है थोड़ी सी, जिससे वो कोल्ड से उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि वहां हमेशा कोल्ड ही बना रहता है। तो इसलिए वो फिरन एक ड्रेस होती है उनकी, वो पहनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोग। और द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला कंसिस्ट ऑफ मुंडू एंड नेरियातू। और जो केरल के लोग होते हैं वहां पर केरल में गर्मी ज्यादा होती है और उनकी एक ड्रेस होती है मुंडू एंड नेरियातू, तो वो उस टाइप की ड्रेस पहनते हैं। अब अगर आपको कोई फिरन में कोई मिल गया तो आप उसको इजिली पहचान सकोगे कि जम्मू एंड कश्मीर का है। या मुंडू एंड नेरियातू टाइप की ड्रेस पहनोगे तो आप उनको पहचान लोगे कि ये शायद केरल को बिलोंग करता है। सम ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्लोथ हैव बिकम द नेशनल ड्रेसेस। और कुछ जो है ड्रेसेस जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस वो उनकी नेशनल ड्रेस भी बन जाती हैं। बेटा मैंने टोटल 8 चैप्टर्स करवा दिए, ये 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। 8 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। नेहा आप बहुत लेट आए हो ना, अभी हाफ ईयरली तक का आधे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए। किमोनो इज द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान। किमोनो जैसे वहां पर किमोनो पहना जाता है ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, तो वो वहां की नेशनल ड्रेस भी बन गया। तो किमोनो जो है जापान की नेशनल ड्रेस कहलाने लगा। हैनबॉक इज दैट ऑफ कोरिया। और कोरिया की नेशनल ड्रेस हैनबॉक के ड्रेस है। किमोनो आप ये पिक्चर में देख भी रहे हो, इस टाइप की ड्रेस जो होती है वो जापान की होती है। और साड़ी इज द नेशनल ड्रेस ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया। और जो साड़ी है वहाँ जो है अपनी इंडिया की वुमेन्स की नेशनल ड्रेस बन गई है, क्योंकि मोस्टली ऑफ इंडियंस वुमेन्स वेयर साड़ी। तो ये है अलग अलग तरह के क्लोथ्स की, कश्मीर के फिरन और केरल का मुंडू एंड नेरियतू, और किमोनो की नेशनल ड्रेस है किमोनो नेशनल ड्रेस है जापान की, और हैनबॉक है कोरिया की। अब ये हैनबॉक ड्रेस भी दी है, देखो ये ऐसा गाउन सा है, और ये किमोनो इस तरह की ड्रेस है। और साड़ी सब जानते ही हैं, सबके घर में पहनी जाती है, सबकी मदर्स जो है साड़ी पहनती है। क्लोथ्स एंड प्रोफेशन। अब क्लोथ्स और उनका प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब वो क्या वर्क करते हैं। पीपुल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स और प्रोफेशन। जो लोग हैं वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी, अपने जॉब के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं। लॉयर्स वेयर ब्लैक कोट। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर आप कोर्ट जाओगे तो आप लॉयर को कैसे पहचानोगे, उनके ब्लैक कोट से। तो अब सब लॉयर की ड्रेस ब्लैक कोट होती है, इसलिए वो ब्लैक कोट पहनते हैं। अंदर कुछ भी ड्रेस पहन लेंगे, शर्ट पैंट कोई से भी कलर के, लेकिन ऊपर से उनका व्हाइट कोट होना जरूरी होता है। डॉक्टर्स एंड नर्सेस वेयर व्हाइट कोट। डॉक्टर और नर्सेस जो है वो व्हाइट कोट पहनती है। बेटा ये सारे चैप्टर्स का तो वर्क भेजना पॉसिबल नहीं होगा नेहा। अब ये आप जो 9th चैप्टर का जो ये मैं अब वर्क भेज रही हूँ, चैप्टर 8 का भेज रही हूँ,
तो ये यही आप 8 चैप्टर से ही नोट डाउन करो। अब ये पहले के चैप्टर का तो छोड़ दो आप। अभी अभी इतने सारे चैप्टर का एक साथ नहीं भेजा जाएगा वर्क। स्टूडेंट वेयर देयर स्कूल यूनिफॉर्म्स, और स्कूल जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं। नहीं, मैं पहले का वर्क नहीं भेजूंगी अब। अभी मैं चैप्टर 4, बीच में से मैंने एक चैप्टर 4 छोड़ दिया था पहले, तो वो मैंने लास्ट में लिया था। तो चैप्टर 4 का वर्क मैंने एक एक्सरसाइज कल भेज दी थी, और आज एक एक्सरसाइज भेजूंगी बस वो, और क्वेश्चन आंसर ये आप करना है चैप्टर 4 के। बाकी पहले का वर्क अब सेंड नहीं होगा। इतनी इतनी लेट आओगे तो बेटा अब इतने सारे चैप्टर का तो पॉसिबल नहीं है वर्क सेंड करना मेरे को। हाँ, अब नेक्स्ट आप निकाल लो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1, सिंथेटिक फाइबर्स। हाँ, अब भी आप बताना इसके फिल इन द ब्लैंक्स। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्सॉर्ब डैश। सिंथेटिक फाइबर क्या एब्सॉर्ब नहीं करते हैं? हाँ, यस, टाइप इट। हाँ, रिजुल ने टाइप किया स्वेट। यस, वेरी गुड, स्वेट इज द राइट आंसर। एज दे आर, क्योंकि वो क्या, एज दे आर, आगे बोलो। दो दो ब्लैंक है इसमें। स्वेट एब्सॉर्ब क्यों नहीं करते? एज दे आर वाटर प्रूफ। वेरी गुड रितिमा। तो इसमें फर्स्ट वाले पे आप लिखेंगे फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में स्वेट और फिर वाटर प्रूफ। स्वेट और वाटर प्रूफ फर्स्ट वाले में आएगा। हाँ, यस रिजुल, करेक्ट, नीरजा इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, नाउ सेकंड, डैश एंड डैश वेयर व्हाइट कोट। कौन कौन व्हाइट कोट पहनता है? यस, रितिमा ने आंसर दिया है, डॉक्टर एंड नर्सेस। अविका ने भी सही आंसर दिया है, रिजुल ने भी सही आंसर दिया है। यस, हाँ, कृतिका ने भी डॉक्टर एंड नर्सेस, राइट आंसर। तो सेकंड में हम आप फिल करो डॉक्टर्स एंड नर्सेस। डॉक्टर्स और नर्सेस वेयर व्हाइट कोट्स। Now number 3, our clothes form a protective layer between dash and our body. कृतिका, अविका ने टाइप किया है डस्ट। यस, डस्ट इज द राइट आंसर। हाँ, रितिमा ने भी डस्ट टाइप किया है। ओके रितिमा, यू आर राइट। डस्ट और बॉडी के बीच प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है क्लोथ्स। डस्ट। बोर्ड क्लियर है आपको सबको? साफ दिखाई दे रहा है बोर्ड? इज इट क्लियर? Yes, okay, result. Number 4, the traditional dress of dash consists of mundu and dash. तो अब द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कहाँ की ड्रेस है? मुंडू, केरला की है। और मुंडू है एक तो, और क्या है? हाँ, केरला, और फिर नेरियत्तू। तो फर्स्ट वाले में तो केरला आएगा, फर्स्ट ब्लैंक में। केरला, और फिर आएगा नेरियत्तू। NERYYATHU, नेरियत्तू। हाँ, गुंजन और मैत्री भी सही है। हाँ, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स सबके हो गए। अब ये पेज नंबर 74 पे बिल्कुल कॉर्नर पे देखो, बिंगो चैलेंज है। वाई डू पीपल प्रेफर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर? समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों प्रेफर करते हैं पहनना? वो इसलिए कि कॉटन क्लोथ्स स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है इजिली, इसलिए लोग जो है समर में कॉटन के क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। तो अभी आपका साइंस का फिनिश हो चुका है, और आज मैं
चैप्टर 4 की जो कॉपी की एक्सरसाइज थी वो मैंने सेंड कर दी थी। आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स, नेम देम, गिव एग्जांपल ऑफ, शायद ये कुछ होंगे, तो वो सब मैं सेंड कर चुकी हूँ। और आज मैं सेंड करूंगी मैच द फॉलोइंग और एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज तो आपको बुक में ही रहने देना, अगर जिसने बुक में भी कंप्लीट नहीं है, जो न्यू स्टूडेंट है, वो बुक में कंप्लीट कर लेना। और बाकी जो है मैच द फॉलोइंग ये आप कॉपी में कर लेना। नेहा का है, मैं नेहा को एक बार और बता देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, वन आंसर इन वन वर्ड, और गिव टू एग्जाम्पल। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप कॉपी में करेंगी। और टेक द करेक्ट आंसर है और ट्रू फॉल्स है ये आप रहने देंगी बुक में ही, और क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने होंगे। अब आपके इतने सारे जो चैप्टर्स के फिल इन द ये एक्सरसाइजेस रह गई हैं, तो वो जो आप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह, ये आप अपनी बुक में ही कंप्लीट कर लेना देखकर। और केवल कॉपी में आप क्वेश्चन आंसर्स, और जो बुक में वर्क नहीं है, जैसे आंसर इन वन वर्ड बुक में नहीं होते, तो वो आप कॉपी में कर लेना। तो ये चैप्टर 4 का वर्क आज मैं सेंड करूंगी। Okay, now close your science book and open your GK book. हाँ नेहा, आप जीके की बुक भी ओपन कर लो बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स मोहित सेंड तो कर दिए, क्या बार बार फिल इन द ब्लैंक्स सेंड करना है? आपने नहीं करी क्या अभी तक फिल इन द ब्लैंक्स? हाँ, नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट इन जीके पेज नंबर, सबका पेज 21 चैप्टर फिनिश हो गया। मेडिकल स्पेशलिस्ट सबने ये दोनों पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, अब आज मैं करवाऊंगी चैप्टर 22। Chapter 22, page number 34. All of you open page number 34. Scientific instruments. Scientific instruments मतलब कोई भी मशीन, उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। A scientific instrument is broadly speaking a device or a tool used for scientific purpose. जो scientific purpose के लिए जो tools और device use करते हैं वो कहलाते हैं scientific instrument. कैन यू नेम दिस इंस्ट्रूमेंट्स? क्या आप इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हैं? अब मैंने इसमें क्वेश्चन लिख दिया है, जहां पर चैप्टर का नेम दिया है उसके नीचे, वो आपको कॉपी में उतारना है जब आप ये कॉपी में वर्क करेंगे। और वो मैंने क्वेश्चन लिखा है, नेम द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस। ये क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, ये ऑलरेडी मैंने अपनी बुक में उतार दिया है। जब ये मैं पेज सेंड करूंगी तो आप ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। ओके ऑल ऑफ यू। नाउ फर्स्ट वन, an instrument used in aircraft for measuring or altitudes. जो एयरक्राफ्ट एरोप्लेन में यूज किया जाता है एल्टीट्यूड को नापने के लिए कि वो कितनी ऊंचाई तक है एरोप्लेन, तो उसको बोलते हैं हम एल्टीमीटर। क्या बोलेंगे हम? एल्टीमीटर। तो इसको फर्स्ट वाले में एल्टीमीटर फिल करो, ALTIMETER, altimeter. Now next, measures electric current. किसी भी जगह उसका इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है या नहीं, तो उसको नापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एमीटर, AMMETER, एमीटर। ये इलेक्ट्रिक करंट नापने का है कि किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है या नहीं। एमीटर। हाँ, नाउ थर्ड, सब साथ में लिखते जाना बुक में। यूज टू मेजर द स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ द विंड।
हवा का प्रेशर किस तरफ है हवा, तो हवा का डायरेक्शन और प्रेशर नापने के लिए, स्पीड नापने के लिए विंड की, वो यूज में जो इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है दैट इज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। मोहित, इसकी आंसर शीट आपके पास है तो फटाफट आंसर टाइप कर रहे हो, ऐसे ही जरा साइंस में भी कर दिया करो, क्योंकि उसमें आंसर शीट नहीं है इसलिए दिमाग लगाओगे नहीं उसमें, है ना। ये सब पीछे से कॉपी कर लिया और फटाफट फटाफट टाइप किए जा रहे हो। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। नाउ, हाँ यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया, थर्ड तक फर्स्ट लाइन सबकी कंप्लीट हो गई। नेहा, आपको समझ में आ रहा है बेटा ये जीके का? नेहा, नेहा शर्मा। हाँ, नाउ नंबर 4, मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी क्या है, क्या स्पीड है, कितनी देर में वो साउंड पहुंची, इसको नापने के लिए ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। नाउ फिफ्थ, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्निफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। बहुत दूर की चीज पास से पास दिखे, इसके लिए एक डिवाइस होती है जिसको दूरबीन आप लोग बोलते हो। दूरबीन से हम देखते हैं कि दूर की चीज हमें पास दिखाई देती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोक्यूलर्स। नंबर 5, बाइनोक्यूलर्स। BINO, बाइनोक्यूलर्स, CULARS, बाइनोक्यूलर्स। हाँ, ये फिफ्थ हो गया है। नाउ नंबर 6, मेजर्स क्वांटिटी ऑफ हीट। हीट की क्या क्वांटिटी है, तेज हीट है या कम हीट है, उसको नापने के लिए है कैलोरी मीटर। क्या है? कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर। हाँ, सब यहाँ तक कंप्लीट करो पहले, 6 तक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नाउ नंबर 7, ट्रेसेस मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन ए कार्डियोग्राफ। हार्ट का मूवमेंट बताने के लिए एक पेपर पे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कार्डियोग्राम, मतलब ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसका ईसीजी जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इस इंस्ट्रूमेंट को, जो हमारे हार्ट के मूवमेंट को कि कितनी तेज धड़क रहा है, कैसे धड़कन है, उसको बोलेंगे हम कार्डियोग्राम। और ब्रैकेट में लिख लेना ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नाउ नंबर 8, used for measuring growth in plants। प्लांट की ग्रोथ, कि कितना बड़ा प्लांट, प्लांट की ग्रोथ कैसी है, कम है या ज्यादा है, तो वो हम नापेंगे क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ।
क्रेस्कोग्राफ। नाउ नेक्स्ट है नंबर 9, यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए एक है इलेक्ट्रोमीटर। ये मैं अब ऊपर लिख रही हूँ। सबका हो गया ना, ये 3 तक तो हो चुका है सबका। ये नंबर 9 इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर। नाउ नंबर 10, डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, तो उसको नापने के लिए है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप। ये सब साइंटिफिक टूल्स हैं। इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ 11th, टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर क्या, किस ऑर्गन में कोई खराबी है, इसको पूरा चेक करने के लिए एंडोस्कोपी होती है, जिसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है एंडोस्कोप। ये पूरा हमारा माउथ से अंदर घुसाया जाता है, इसमें कैमरा लगा होता है जो हमारी पूरे शरीर के ऑर्गन्स को चेक करता है कि कहाँ क्या खराबी है हमारे शरीर में, तो उसको बोलते हैं हम एंडोस्कोप। एंडोस्कोप। नाउ 12th है मेजर्स डेप्थ ऑफ द ओशन। समुद्र की कितनी गहराई नापने के लिए वो है फैथोमीटर। FATHOMETER, फैथोमीटर। या अभी मैं आज यही वाला पेज करवाऊंगी, केवल 1, और ये सेकंड पेज सेकंड क्लास में होगा। हाँ, ये मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट वाला है an instrument used in aircraft for measuring altitudes, तो वो है एल्टीमीटर। ALTIMETER, एल्टीमीटर। नंबर 2 है मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज में देखने के लिए होता है इंस्ट्रूमेंट एमीटर। AMMETER, एमीटर। नंबर 3 है यूज टू मेजर द स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ विंड। विंड का क्या प्रेशर है, हवा की क्या स्पीड है, ये नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है एनीमोमीटर। ANEMOMETER, एनीमोमीटर। नाउ 4th है मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी की, कितनी तेज है साउंड, क्या स्पीड है साउंड की, उसको ऑडियोमीटर। AUDIOMETER। बेटा फिर ये कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कि मेरी आवाज दो बार आ रही है। नंबर 5, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मैग्निफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। दूर की चीज पास देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज बाइनोक्यूलर्स। नंबर 6, मेजर्स क्वांटिटी ऑफ हीट। हीट की क्या क्वांटिटी है, कितनी तेज हीट है, उसको नापने के लिए कैलोरीमीटर। CALORIMETER, कैलोरीमीटर। नाउ नंबर 7, ट्रेस मूवमेंट ऑफ हार्ट रिकॉर्डेड ऑन ए कार्डियोग्राफ। अब अपने हार्ट में कैसा मूवमेंट चल रहा है उसको पता लगाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है कार्डियोग्राम।
कार्डियोग्राम की स्पेलिंग है CARDIOGRAM, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ECG भी बोलते हैं। नंबर 8, यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ, CRESCOGRAPH, क्रेस्कोग्राफ। नाउ नंबर 9 है यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल और पोटेंशियल डिफरेंसेस नापने के लिए है इलेक्ट्रोमीटर, ELECTROMETER, इलेक्ट्रोमीटर। नंबर 10 है डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, इसको नापने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप, ELECTROSCOPE, इलेक्ट्रोस्कोप। नंबर 11, टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का अंदर के पूरे पार्ट्स को चेक करने के लिए आती है एंडोस्कोप, ENDOSCOPE, एंडोस्कोप। नंबर 12 है मेजर्स डेप्थ ऑफ द ओशन। समुद्र कितना गहरा है, इसको नापने के लिए आती है मशीन FATHOMETER, फैथोमीटर। तो ये चैप्टर, ये आज ये वाला पेज में सेंड करूंगी, तो सब अपना ये आंसर इन नेम देम, इस तरह से जो क्वेश्चन बनेगा, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस, ये क्वेश्चन लिखकर नंबर 1 नंबर 2 और डैश लगा के आगे इसका आंसर लिखकर और अंडरलाइन कर देंगे। कि मैं एक बता देती हूँ आपको कि किस तरह से इस वर्क को आपको करना। जैसे कि सेकंड वाला सबसे छोटा है, सेकंड वाला मैं बता देती हूँ। सेकंड है मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। डैश लगाया और यहाँ पर इसका आंसर लिखा एमीटर, इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह से। तो सबको समझ में आ गई बात कैसे करना है? ओके, नाउ ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय।